हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसरो और गेट में आए हुए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें कंसिडर किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और सभी क्वेश्चन आप अपने खुद से एक बार अटैम्प्ट कीजिए ताकि आपको नॉलेज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फोर्स रिक्वायर्ड to punch a 25 mm hole in a MS plate 10 mm thick when ultimate shear stress of the plate is 500 megapascal will be nearby। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि हम यदि एक प्लेट है, अब ये प्लेट कैसी है देखिए, यहाँ पे ये मान लो आपकी प्लेट है और इसके अंदर कोई होल है, ठीक है, ये आपका इस प्लेट के अंदर होल है। तो इस होल को बनाने के लिए शियर स्ट्रेस कितना है वो आपको दे रखा है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ 500 मेगापास्कल, और इस होल का जो डायामीटर है वो 25 mm है, और ये जो प्लेट है उसकी थिकनेस जो है वो आपकी, जिसे हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी 10 mm दे रखी है। तो यहाँ पे आपको फोर्स बताना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। यदि इसके बारे में आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। वैसे फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है फोर्स जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस जो होता है तो स्ट्रेस इनटू यदि हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एरिया कौन सा है। तो ये जो आपका होल है ये सर्कुलर है क्योंकि डायमीटर दे रखा है, तो इसकी मैं यदि सर्कमफ्रेंस की बात करूँ तो जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2πr, या मैं डायमीटर के रूप में लूँगा तो क्या होगा π/d। तो ये तो आपकी π/d हो जाएगी, लेकिन यदि मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे होल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, F बराबर टो इंटू ये एरिया जो है π/d, ये सरकमफ्रेंस हो गई, और T से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका इस होल का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 500। अब आप सभी को पता है जो मेगा पास्कल होता है ना वो क्या होता है न्यूटन पर mm²। यदि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो 10⁶ लिखेंगे, लेकिन न्यूटन पर mm² हम डायरेक्ट लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है यदि हम एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये mm² में होगा, तो यहाँ फोर्स जो है वो न्यूटन में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको π/d जो है, ये डायामीटर जो है ये 25 mm है, तो ये mm में ही रख देता हूँ, 25 × 10। तो अब यदि आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ पे, तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, 25 × 5 कितना हो गया 125 × पाई। देखिए मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे 125 × पाई करना है आपको। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत ही दूर दूर दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 375 आ जाएगा। तो 3570 प्लस कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे बी जो है वो उसके नज़दीक है, यानी 393 किलो न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी आपको पता चला होगा कि बिना कैलकुलेटर आप इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट है इसका एरिया कैसे निकालने, एरिया आपको पता चल गया तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग रोलिंग इज़ यूज टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रिंग रोलिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। यदि मैं आपको डायग्राम बता दूँ तो आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये आपकी रिंग है, यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में है ये आपकी रिंग है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रोलर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये आपका मेन रोल है, गाइड रोल है, और रिंग के अंदर की साइड जो है मैंड्रल लगा है वो, और यहाँ पे एक्सियल रोल्स है, यानी कि ये थिकनेस भी कम कर रहे हैं और इसके साथ में इसका डायामीटर भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप पहला ऑप्शन देखोगे, रिंग रोलिंग इज यूज टू डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज डायामीटर। और ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है कि जब डायामीटर इंक्रीज होगा तो थिकनेस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी रिंग रोलिंग होती है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से रोलर होते हैं, तो गाइड रोल होता है, मेन रोल होता है, और गाइड रोल 2 होते हैं, एक मेंडल अंदर की साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन मशीनिंग ए हार्ड एंड ब्रिटल मेटल लाइक कास्ट आयरन द टाइप ऑफ चिप्स प्रोड्यूस्ड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
मैंने आपको एसएससी के क्वेश्चन करवाए थे, वहाँ पे कई बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है, तो यदि आपने अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर ईजिली कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है चिप्स जो होती है ना वो 3 टाइप की होती है। मेनली तो 2 टाइप की होती हैं, लेकिन एक उसका सब टाइप होता है। जैसे एक होती है आपकी कंटिन्यूस चिप, कंटिन्यूअस, ठीक है, और एक होती है आपकी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब कंटिन्यूस चिप कब बनेगी, यानी कि लॉन्ग चिप्स कब बनेगी? जब हमारा मटेरियल सॉफ्ट होता है तब जो चिप्स बनती है वो कंटिन्यूस चिप्स बनती है। इसके काफ़ी नुकसान हैं, इसीलिए चिप्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस होनी चाहिए। उसका हैंडलिंग इजी होता है, वहाँ पे कोई लगने की संभावना नहीं रहती है, मशीनिंग इजीली हो जाती है। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो ब्रिटल मटेरियल में होंगे, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो हार्ड होता है। तो यदि हमारा मटेरियल ब्रिटल है तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस चिप्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। एक आपकी चिप्स होती है कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज। अब ये क्या होता है? जब हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तब वहाँ पे हम मशीनिंग करते हैं, तो चिप्स जो है वो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा टूल होता है, टूल की टिप पे वो जो मेटल है वो मेल्ट होकर वहाँ पे चिपक जाता है, और कुछ मटेरियल जो है वो आपका चिप्स के चिपक जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्टअप एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लाइन होल आर मशीन बाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है स्प्लाइन होल जो है उसकी मशीनिंग किससे की जाती है? मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग या फिर ब्रूचिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रूचिंग के अंदर हम स्प्लाइन होल जो है उसका मशीनिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक तो ये बता देता हूँ कि स्प्लाइन होल क्या होता है, दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रूचिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका है स्प्लाइन होल, यानी कि इस होल के अंदर की साइड टीथ होते हैं। तो इसकी जो मशीनिंग है वो, जैसे यहाँ पे बोरिंग है, बोरिंग क्या करता है? वो डायामीटर को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे यदि हमारा डायामीटर इंक्रीज़ होगा तो ये तो टीथ जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से, और डायामीटर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बोरिंग अपन कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे ब्रूच टूल यूज़ करते हैं। अब ये ब्रूच टूल क्या होता है? ये टूल जो होता है, टूथ जो होता है, यहाँ पे देखिए इसमें अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, रफिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग टूथ। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, जो एक एक, यहाँ पे देखिए ये जो टीथ है इसके अंदर वाले एक एक टीथ को ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे ब्रूचिंग हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। देखिए जहाँ पे बात आती है टिग वेल्डिंग की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होती हैं, नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। और टिग वेल्डिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी कि यहाँ पे इनर्ट गैस यूज़ की जाती है। अब ये इनर्ट गैस कौन सी यूज़ होती है ये आपको पूछा गया है। तो जनरली हम यूज़ करते हैं आर्गन, हीलियम, और इसके साथ में हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो जो है ये आपकी आर्गन और हीलियम यूज़ करते हैं, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा, आर्गन एंड हीलियम। एक जो है आपकी वेल्डिंग होती है मिग वेल्डिंग, आपने नाम सुना होगा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती हैं, और आप सभी को पता है कि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जहाँ पे टिग या मिग वेल्डिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नॉन कंज्यूमेबल किस में यूज़ होती है और कंज्यूमेबल किस में यूज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीम वेल्डिंग इज ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप की वेल्डिंग होती हैं, जैसे एक आपका होता है स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, एक होता है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग। मल्टी स्पॉट का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन। और एक होता है आपका सीम वेल्डिंग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा एक सीट है और ये आपका दूसरा सीट है। यदि मैं यहाँ पे इसको वेल्ड करूँगा तो ये आपका एक स्पॉट हो जाएगा। एक स्पॉट की वजह से जो वेल्डिंग होती है इसे हम बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। और यदि ये स्पॉट जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सीट है और यहाँ पे मैंने 4-5 स्पॉट लगा दिए, तो ये मल्टी स्पॉट हो गया। तो मल्टी स्पॉट का दूसरा नाम हो जाएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और यदि ये जो आपका वेल्डिंग है 2 सीट का,
मान लो जहाँ पे भी, ये मैं कंटिन्यूस वेल्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका यदि कंटिन्यूस यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा दो प्लेट के बीच में, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा सीम वेल्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, डिफरेंस पता होगा तो आप इसका आंसर कभी भी भूलोगे नहीं। स्पॉट वेल्डिंग जो है एक ही स्पॉट होता है, मल्टी स्पॉट होगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और यदि कंटिन्यूस वेल्डिंग होगा तो उसे हम बोल देंगे सीम वेल्डिंग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी को पता चली गया होगा, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज सीम वेल्डिंग प्रोसेस। लैप जॉइंट आर एम्प्लॉयड ऑन प्लेट्स हैविंग थिकनेस। देखिए दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक होता है आपका लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है, यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हो कंटिन्यूस, तो लैप जॉइंट जो होता है, यदि हम दो सीट को एक के ऊपर एक रख के वेल्ड करते हैं, यहाँ पे ये जॉइंट जैसे भी बनेगा तो उसको हम बोलेंगे लैप जॉइंट। यदि मैं इन दोनों प्लेट को ऐसे रख देता हूँ तो ये आपका जो जॉइंट बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, बट जॉइंट। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट में फ़र्क क्या होता है। अब यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जो है जेई लेवल के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं जहाँ पे डेटा होता है। तो यदि हमारी थिकनेस लेस देन 3 mm होती हैं तो वहाँ पे हम लैप जॉइंट यूज़ करते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये गेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2007, देखिए जितने भी गेट के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता है ये गेट का जो लेवल है बहुत हाई रहता है। तो और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं लेकिन वहाँ पे कंसेप्ट लगता है, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द डीसी पावर सोर्स फॉर आर्क वेल्डिंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक 3V प्लस आई, 3V प्लस आई इज इक्वल टू 240, वेर V इज इक्वल टू वोल्टेज एंड I इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर। फॉर मैक्सिमम आर्क पावर एट द इलेक्ट्रोड वोल्टेज शुड बी सेट एट। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर के लिए कितना वोल्टेज यूज़ करेंगे ये आपको बताना है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यदि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है तब आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, और यदि आपको नहीं पता है तब आपको सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर की। पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर आपका होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई, ये होता है। अब हमको पूछा क्या गया है, हमको पूछा गया है वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो अब हम वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I को इल्यूमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको 3V प्लस आई इज इक्वल टू 240 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 3V हो जाएगा। ये जो I की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका V से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 240V माइनस 3V स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, P की, यानी हमारे पास पावर आ गया है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, मैक्सिमम पावर के लिए। और आप सभी को पता है कि मैक्सिमम, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यानी कि यदि मैं करता हूँ dP बाई dV, यानी कि मैं पावर का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो और यदि उसको मैं 0 कर देता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 240 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 6V। देखिए डिफ्रेंशिएशन आप सभी को आता होगा, मुझे इतना तो उम्मीद है। तो ये इसकी वैल्यू यदि मैं 0 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर होता है V इंटू आई, ये यदि पता है तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम किसी भी चीज़ का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज 25.3 प्लस माइनस 0.05 mm इज द केस ऑफ यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाईलेटरल टॉलरेंस, लिमिटिंग डायमेंशन, ऑल ऑफ अबव। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है इसमें तुक्का मारने के लिए ऑल ऑफ अबव कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका आंसर ऑल ऑफ अबव नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए टॉलरेंस जो होता है वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको एक 25 mm डायामीटर का शाफ्ट बनाना है, तो आप एग्जैक्ट जो है 25 mm का नहीं बना सकते। तो
उसके लिए क्या होता है कि एक लिमिट सेट की जाती है कि हाँ इससे इतना ऊपर हो सकता है या इससे इतना कम हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 25.3। ये क्या है, बेसिक डायमेंशन, इसे क्या बोलते हैं हम, बेसिक डायमेंशन। अब इसमें चेंजेस कितना आ सकता है तब तक उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, यानी उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो यूज़ आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ±0.05, यानी कि 25.3 ये तो बेसिक है, लेकिन इतना ज़्यादा भी जा सकता है और इतना इसमें से कम हो सकता है, तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके ऊपर जो भी आएगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस, एक होता है बाईलैटरल टॉलरेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो यदि यहाँ पे बेसिक डायमेंशन जो है 25.3 जो दे रखा है, तो इसका जो टॉलरेंस होता सिर्फ पॉजिटिव होता, यानी कि जो मिनिमम जो है 0.00 होता और मैक्सिमम जो है वो आपका +0.05 होता ना। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे की डायमेंशन है, यानी नेगेटिव में नहीं जा रही, सिर्फ पॉजिटिव में जा रही है, यानी इससे ज़्यादा ही हो रहा है। 25.3 से नीचे नहीं बनेगा, कोई भी शाफ्ट बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, वो 25.3 से नीचे नहीं बनेगा, वो ऊपर ही बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो टॉलरेंस है वो पॉजिटिव है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। और सिमिलरली ऐसा हो सकता है 25.3 है, कोई भी डायमेंशन बेसिक डायमेंशन हो सकती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा वही मैं लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो 0.00 यानी कि बेसिक है, लेकिन ये जो है इसका टॉलरेंस जो है -0.05 हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी यूनिलेटरल हो गया, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल टॉलरेंस। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्लस और माइनस, यानी इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे जा सकता है, तो ये दोनों डायरेक्शन में हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाईलेटरल टॉलरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि यूनिलेटरल टॉलरेंस और बाईलेटरल टॉलरेंस क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है, ये मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया था और क्यों यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर करें। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM ऑपरेशन, ए स्क्वायर होल ऑफ डायमेंशन 5 mm into 5 mm इज ड्रिल्ड इन ए ब्लॉक ऑफ कॉपर। द करंट यूज्ड इज 5000 एम्पियर। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63 एंड वैलेंसी ऑफ डिसोल्यूशन इज 1। Faraday's constant is 96,500 coulomb. The material removal rate in ग्राम पर सेकेंड इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि गेट में पूछा गया है, आप सभी को पता है। तो इसमें यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर जो फेराडे लॉ है वो पता होगा, कि मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला पता होगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यदि आपको फॉर्मूला पता है मेटल रिमूवल रेट का, वो भी किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है AI/ZF। ये फॉर्मूला यदि आपने नहीं सुना है तो इसका आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए। अब ये ए क्या है, ए आपका एटॉमिक वेट है, और एटॉमिक वेट आपको कितना दे रखा है, 63, तो 63 पुट कर देते हैं, इंटू आई क्या है, आई यहाँ पे है करंट, तो करंट कितना दे रखा है 5000, तो 5000 वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद में Z जो है वो आपका है वैलेंसी, क्या है, वैलेंसी, और वैलेंसी कितना देर का है, वैलेंसी ऑफ डिसोल्यूशन इज 1, तो यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैं। उसके बाद में F जो है वो है आपका फेराडे कांस्टेंट, जो कितना देर का है, 96,500 कूलम। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो भी जो पूछा गया है ग्राम पर सेकेंड उसी में आएगा। तो ये वैल्यू जो है ये आपके आ जाएगी 3.26, ठीक है। और गेट में आपको पता है कि कैलकुलेटर अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहती है। तो 3.26 ग्राम पर सेकेंड जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बस आपको मेटल रिमूवल रेट जो है किसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के लिए, AI/ZF। ए क्या होता है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ, एटॉमिक वेट, आई करंट, Z आपका वैलेंसी, और F जो होता है फेराडे कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द मेटल रिमूवल रेट इज गवर्न बाई फेराडे लॉ इज। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ये किसका किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर क्या आया था, फेराडे कांस्टेंट। तो हमारा जो फेराडे कांस्टेंट किस में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, यानी ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है तो आपका ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम फैराडे लॉ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 11 क्वेश्चन। आपको इनमें से कितने आ रहे थे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और कितने क्वेश्चन चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। आप जो भी क्वेरी होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।